नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्न नंबर 4 को। इससे पहले वाले वीडियो में इसी प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 3 को हम लोगों ने देखा था, और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे और इसे समझेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति की 25 किलोमीटर यात्रा, यहाँ पे यात हो गया है, यात्रा होगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्या आपने इस प्रश्न को समझा कि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न तो बहुत लंबा है, उम्मीद है कि आप एक बार में नहीं कर पाए होंगे। चलिए दूसरी बार इसे हम समझने का प्रयास करते हैं आसान शब्दों में। देखिए, आप भी अपने नगर में, अपने शहर में कहीं भी रहते होंगे तो वहाँ पे टैक्सी ज़रूर चलती होगी, और टैक्सी से पे बैठ के आप एक जगह से जब दूसरी जगह जाते होंगे तो आप टैक्सी को ज़रूर कुछ ना कुछ भाड़ा देते होंगे, बिना भाड़ा का तो कहीं नहीं जाते होंगे। उसी प्रकार का ये भी एक प्रश्न है, इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अपने शहर में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है। आप 1 किलोमीटर जब जाते हैं तो इसके लिए आप 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपया देते हैं, टैक्सी वाले को देते हैं। इसी प्रकार से जब आप 5 किलोमीटर जाइएगा तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा? 25 रुपया देना पड़ेगा, अगर 1 किलोमीटर का आप 5 रुपया दे रहे हैं तो। लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि आप किसी टैक्सी से कहीं जाते हैं तो आपको उस टैक्सी के लिए एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा, यानी फिक्स प्राइस एक देना पड़ेगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप अपने शहर में ही सफ़र कर रहे हैं तो आपने 1 किलोमीटर के लिए क्या किया, 5 रुपया दिया है। लेकिन इस स्थिति में 5 रुपया नहीं, कुछ और ही भाड़ा हो जाएगा। कैसे? मान लेते हैं कि टैक्सी में बैठने का, अगर आप दूरी तय कर रहे हैं यानी आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको बैठने का 2 रुपया देना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर के लिए 7 रुपया आपको देना पड़ेगा। इस स्थिति में जब आप 5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो 5 किलोमीटर का तो पैसा 25 रुपया देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ टैक्सी में बैठने का एक नियत भाड़ा है, फिक्स प्राइस है 2 रुपया, इसको भी आपको देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 27 रुपया। इसी प्रकार से प्रश्न में कह रहा है कि यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक 10 किलोमीटर चलते हैं तो एक तो फिक्स प्राइस 10 किलोमीटर का और एक नियत भाड़ा, दोनों मिला के आपको टैक्सी वाले को 105 रुपया देना पड़ेगा। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि आप 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 155 रुपया देना पड़ेगा। तो 155 रुपया कैसा है? एक तो नियत भाड़ा है, जो फिक्स प्राइस है वो है, और साथ ही साथ 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लगेगा वो है, दोनों मिला के 155 रुपया हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न समझे होंगे। और इसी प्रश्न में एक बात और भी कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। हमें इस प्रश्न में यह भी कहा गया है कि जो नियत भाड़ा है वो ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो भी ज्ञात करना है। तो दोनों चीज़ें हमें नहीं पता है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, तो हम मान लेते हैं कि कुछ भाड़ा होगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि टैक्सी ही चल रही है, तो टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या है, 100 रुपया है, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, इसको हम y रुपया मान लेते हैं। यही होगा, हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब जो स्थिति हमें प्रश्न में दी गई है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो प्रश्न में क्या स्थिति दी गई है? प्रश्न में दिया गया है कि 10 किलोमीटर चलने का हमें 105 रुपया देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा, तो 100 रुपया हम दे देंगे, प्लस 10 किलोमीटर का कितना रुपया हो गया, 10 गुणे 1 किलोमीटर का, यानी 10y बराबर का 105 रुपया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में कहा गया है 15 किलोमीटर के लिए, तो फिक्स प्राइस प्लस का 15 किलोमीटर का 15y बराबर 155 रुपया, यानी कि ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया।
अब इस समीकरण युग्म को, जो हमारा समीकरण युग्म बना है, इसको हल करके x पर y का मान ज्ञात करना है। कैसे हल करना है? प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर क्या है, 105 है। तो यहाँ से हम x का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। फिर हम आगे क्या करेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर का 155। इसमें हम x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है, 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर का क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 155। अब इसको आगे अगर हम और सरल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 10y प्लस का 15y यानी कि 5y बचेगा, बराबर इस 105 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 155 माइनस का 105। इसको और अगर आगे हम सरल करते हैं तो 5y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 155 में से 105 जाएगा तो 50 बचेगा। इसलिए यहाँ से हम y का मान क्या ज्ञात कर लेंगे, 50/5 यानी कि 10। y का मान 10 आ गया। y हमने क्या माना है, y है प्रति किलोमीटर का भाड़ा, यानी कि जो 1 किलोमीटर का भाड़ा है कितना आ गया, 10 रुपया आ गया। इसी प्रकार से अब आगे हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में यदि हम ले जाकर रख देंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अब y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है, यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस का 10y। y का मान क्या है, 105 माइनस 10 गुणे 10, y का मान यानी कि 105 माइनस 100, ये क्या आएगा, 5 के बराबर आएगा। इसलिए x का मान क्या आ गया, 5 रुपया आ गया। x क्या है, टैक्सी का नियत भाड़ा है, यानी आपको टैक्सी में बैठने के लिए जब आप सफ़र करेंगे तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। 5 रुपया के अलावा अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी आपको भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः x यानी कि नियत भाड़ा क्या है, 5 रुपया है, तथा y बराबर प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या है, 10 रुपया है। अब देखिए इसी प्रश्न में एक और चीज़ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो पहले तो 5 रुपया देना पड़ेगा, प्लस का 25 गुणे 1 किलोमीटर का भाड़ा यानी कि 10 रुपया। इसको सरल कर देंगे तो 5 प्लस 250 हो जाएगा, यानी कि 255 रुपया उसको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर चलने के लिए। इसको भाषा के भी साथ लिख देंगे कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना रुपया, 255 रुपया देना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर जो 4 दिया हुआ है ये आपको समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहले इसे भी पढ़ के समझ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको समझ में आया कि प्रश्न क्या कह रहा है? फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ यदि आपको समझ में नहीं आया तो। उससे पहले मुझे एक और चीज़ बताइए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न जब दो संख्याओं को यानी कि p को यदि हम q से भाग दे रहे हैं तो इस स्थिति में जो संख्या बनती है उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न में ऊपर p वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे q को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न में एक अंश एक हर होता है, ये हम सभी को पता है। अब इसी स्थिति में भिन्न में जैसे कि मान लेते हैं कि भिन्न p/q है, तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर में यानी कि p और q में दोनों में अगर हम 2 जोड़ दें, +2 कर दें इसमें और +2 कर दें, तो जो भिन्न है यानी कि p/q 9/11 बन जाता है।
इसी प्रकार से P बट्टा Q में यानी इसी भिन्न में अगले स्थिति में अंश में और हर में दोनों में एक ही साथ 3 जोड़ दिया जाए, +3 इसमें कर दें +3 इसमें कर दें, तो ये 5/6 बन जाता है। तो हमें इस भिन्न को यानी कि P बट्टे Q को ज्ञात करना है। अब P बट्टा Q कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हम अलग से P अलग से Q ज्ञात करके इन दोनों को भिन्न के रूप में लिख दें तो हम प्राप्त कर लेंगे कि वो भिन्न हो गया। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारा भिन्न क्या है। हमारा भिन्न P बट्टा Q है कि X बट्टा Y है। जो भी मानना चाहे हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि X बट्टा Y कोई भिन्न है, या हम लिख सकते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है इसका बात मानते हुए आगे चलते हैं। प्रश्न एक स्थिति में ये कह रहा है कि यदि x बट्टा y दिया हुआ है और x बट्टे y में अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो जो हमारा भिन्न बनेगा ये 9/11 हो जाता है। ठीक है, इसको और हम सरल करके एक समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। सरल सा समीकरण, ये पहले से ही समीकरण है। तो देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 से अंश में गुणा करेंगे और इसको इस 9 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस चीज़ को देखिएगा। ये बन जाएगा 11x प्लस का 22 बराबर 9y प्लस का 18। इसको अगर और हम सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 बराबर का 0। इसको और हम सरल कर देंगे तो यहीं पे क्या बन जाएगा, 4y बराबर का 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगली स्थिति में प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि x बट्टा y यानी कि भिन्न में हम अंश में 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो ये भिन्न बन जाएगा 5/6। इसको भी और सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस का 18 बराबर 5y प्लस का 15। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से और कलर चेंज कर लेते हैं, 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर का 0। ये हमारे 2 समीकरण बन गए। समीकरण नंबर हमारा 1 और समीकरण नंबर 2 हमने समीकरण ज्ञात कर लिए। अब यहाँ से हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। x और y का मान जब हम ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, x बट्टा y लिख देंगे जो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगा। और स्थिति की भी हम जांच कर लेंगे x और y को मान ज्ञात करने के बाद कि क्या ये स्थिति को संतुष्ट कर रहा है। चलिए दोनों समीकरण को हम अगले पेज पे लेके चलते हैं और इन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। पहला समीकरण क्या है, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर का 0 समीकरण नंबर 1 हमारा है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 6x माइनस 5y प्लस 3, 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर का 0 हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y प्लस का 4 बराबर का 0 है। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं 11x बराबर 9y माइनस का 4। इसको और सरल करेंगे तो x का मान हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, 9y माइनस 4/11। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर का 0। इसमें हम x का मान 9y माइनस 4/11 रखते हैं तो 9y माइनस का 4/11 माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर का 0। यहाँ से आगे सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 छक्के 54y माइनस का 6 चौका 24/11 माइनस 5y प्लस का 3 बराबर का 0। जब एलसीएम लेंगे इसको और सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 54y माइनस का 24 माइनस का 11 5 55y प्लस का 33 बराबर का 0। ये 11 बट्टा में आएगा और बराबर उधर इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम लोग यहाँ से गायब कर देते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं। 54y माइनस 55y माइनस का y बचेगा
-24 और +33 को हल करेंगे तो क्या बचेगा, +9 बचेगा बराबर का 0। यहाँ से y का हम मान ज्ञात करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, यानी कि y का मान 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस y के मान को y बराबर 9 अब से यहाँ पे लिख सकते हैं हम भाषा के साथ कि अब या पुनः y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर जब y बराबर 9 समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 9y माइनस 4/11 है। यहाँ पे हम y का मान 9 रखेंगे तो 9 81 माइनस का 4/11 हो जाएगा। 81 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 77 बचेगा। तो 77/11 यानी कि 7, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x का मान 7 आ गया और y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। तो हमारा भिन्न क्या प्राप्त होगा, भिन्न हो जाएगा x/y यानी कि 7/9। अब इस स्थिति की जांच करना चाहें तो प्रश्न के अनुसार हम जांच भी कर सकते हैं। हमारा भिन्न क्या आया है, 7/9 आया है। दोनों अंश और हर ऊपर में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा, बन रहा है, यहाँ पे हमें प्रश्न में भी कह रहा है। और इनमें अगर हम क्या जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, 7 3 10, 9 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनको कटाएंगे तो 5/6 आ जाएगा, यानी कि जो दोनों स्थितियां दी गई हैं वो संतुष्ट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर जो 5 हमने किया ये आपको समझ में आया कि कैसे करना है। आगे भी अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न मानेंगे, जो स्थिति कही जा रही होगी उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण को हल कर देंगे, हमें वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसे भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न समझा कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर प्रश्न को समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जैकब नाम का कोई व्यक्ति है और उसका पुत्र है, इनके बीच में आयु का संबंध दिखाया जा रहा है। कैसे दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जैकब की अभी की जो आयु होगी, मान लेते हैं कि वर्तमान उसकी x आयु है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y है, y वर्ष है और x वर्ष है। तो इनके बीच में संबंध ये दिखाया जा रहा है कि यदि 5 वर्ष हम आगे जाएं, इसके साथ 5 वर्ष अगर हम आगे जाएं तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, अभी x + 5, और इसकी क्या आयु हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी अगर हम 5 वर्ष आगे जाते हैं तो इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा कि जैकब जो है अपने पुत्र का 3 गुना आयु का हो जाएगा। यानी कि ये अपने पुत्र से 3 गुना क्या होगा, बड़ा होगा, ऐसा संबंध है। अब देखिए पहली स्थिति की बात हो गई, 5 वर्ष आगे जाने के बाद, मान लेते हैं कि 2023 अभी चल रहा है वर्तमान 2023, तो 2023 से ये 5 वर्ष आगे गए हैं। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में यहाँ पे कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये 5 वर्ष अगर पीछे जाते हैं, जैसे कि 5 वर्ष पीछे जाएंगे 2023 से, तो इनका आयु क्या हो जाएगा, x - का 5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, y - का 5 हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या संबंध है कि ये जो जैकब है अपने पुत्र से 7 गुना आयु का है, यानी कि 7 ये बड़ा है इससे, ये स्थिति हमें बता रही है। तो इन्हें बराबर करके हम समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। ये संबंध बता रहा है प्रश्न में। और उसके बाद हमसे कह रहा है कि इस x का यानी कि वर्तमान आयु और y का यानी कि इसका भी उसके पुत्र का वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। सबसे पहला चीज़ मानना पड़ेगा हमें कि माना कि जैकब का वर्तमान आयु क्या है। हम मान लेते हैं कि जैकब का की वर्तमान आयु x वर्ष है, साथ ही साथ तथा उसके पुत्र की भी आयु हम मान लेते हैं, इसकी y वर्ष हम मान लेते हैं, तथा उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने वर्तमान माना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो x - y हो जाएगा, 5 वर्ष पहले की आयु, और उसके पुत्र की आयु y - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब इसी में प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, उसके अनुसार हम कुछ समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि x + 5 यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु y + 5 के बीच क्या संबंध है कि जो जैकब है अपने पुत्र से 3 गुना आयु का है, तो इन दोनों का आयु अगर बराबर करना होगा तो जैकब के पुत्र की आयु में हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी इन दोनों का आयु बराबर होगा। तो इसको अगर हम और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर का 3y + 15। और सरल इसको करते हैं तो x + 5 - 3y - 15 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको और सरल रूप में लिखने का प्रयास करेंगे तो x - 3y - 10 बराबर 0 प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में हमसे कहा गया है 5 वर्ष पहले, यानी कि जैकब की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगी, x - 5 होगी, उसके पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु क्या होगी, y - 5 होगी। इनके बीच क्या संबंध है कि जैकब अपने पुत्र से 7 गुना है, 7 गुना बड़ा है, यानी कि अगर हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा तो इसके पुत्र में अगर हम 7 से गुणा कर दें उसके आयु में तो ये बराबर हो जाएंगे। इससे भी एक हमें समीकरण प्राप्त होगा। इसको हम सरल करने का प्रयास करते हैं सरल रूप में, तो x - 5 बराबर 7y - 35 होगा। इसको और हम लिखेंगे तो x - 5 - 7y + 35 बराबर का 0 होगा। और सरल लिखने का प्रयास करते हैं तो x - 7y + 30 बराबर का 0 प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को मिला के एक युग्म बनेगा। इसको हम हल करेंगे तो x और y का मान ज्ञात होगा और उनकी वर्तमान आयु हमें पता चल जाएगी। तो हल करते हैं। हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7y - 30 प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब x के मान को जो समीकरण 3 से हमने प्राप्त किया है उसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, यहाँ पे 2 नहीं, 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा। समीकरण 1 क्या है हमारे लिए, समीकरण 1 है x - 3y - 10 बराबर 0, x - 3y - 10 बराबर का 0। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x का मान क्या है, 7y - 30 माइनस का 3y - 10 बराबर का 0। सरल करते हैं तो 7y - 3y 4y हो जाएगा, -30 - 10 -40 हो जाएगा बराबर का 0। यहाँ से 4y बराबर 40 हो जाएगा, यानी कि y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 40/4 यानी कि 10 प्राप्त होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पुनः y बराबर 10 समीकरण 3 में ले जाकर रखेंगे। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 7y - 30 यानी कि 7 गुणे 10 - 30 क्या प्राप्त होगा, 70 - 30 यानी कि x का मान हमें 40 प्राप्त होगा। x क्या है, जैकब की वर्तमान आयु तो 40 वर्ष हो जाएगी। y क्या है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि 10 वर्ष हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष। और यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। दोनों चीज़ें हमने ज्ञात कर ली। इस प्रकार से आयु के प्रश्न मिलेंगे तो उनके बीच के संबंध को समझना हमें आवश्यक है। संबंध को अगर हम समझ जाते हैं और उससे समीकरण बना लेते हैं तो समीकरण हल करना हम जानते हैं और हल करके उसका हम आंसर प्राप्त कर लेंगे और जिस चीज़ को जो माना होगा वो हम लिख देंगे। तो उम्मीद है प्रश्न नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। ये इस प्रश्न नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है। तो उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आगे के आपको समझ में आए होंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।